कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद को चाणक्य जी बधाई दे रहे हैं उनके जन्मदिन की, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। ढिंडोरा तो पीट रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कि चाणक्य जी ने कह दिया है संजीव बालियान भारी बहुमत से जीतेंगे। जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ, वो रूडी जी जीत गए। कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट हमारे समाज के किसी काम का नहीं है। जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये भी हो सकता है कि भाई एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो हार जाएं। विवेक के आधार पर अगर गुप्त दान होगा तो घर के ही लोग कई बार बाहर वोट कर देते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। तो कहीं उसी से तो नहीं डरे हुए चाणक्य साहब और साहेब के 3 दर्जन सांसद हैं जिन्होंने बिगुल इनके खिलाफ बजाया हुआ है। बाप रे बाप। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील करके इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने जो पहले से चिंगारी हुए थे उन बागियों में और आग भड़का दी है। तो क्या होने जा रहा है, कौन लोग साथ रह रहे हैं, कौन लोग साथ छोड़ रहे हैं, इसको समझेंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज का जो दिन है, आज की जो रात है, ये आखिरी रात है और यही सबसे भारी रात है। अंतरात्मा का घाव पहले झेल चुके हैं ये लोग और अब क्या कुछ होने वाला है वो समझेंगे। हमारे साथ केपी मलिक सर हैं। केपी मलिक सर, क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है? अब तो बी सुदर्शन रेड्डी जी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील कर दी है और भाजपा तिलमिला गई है इस पर, क्या कहेंगे? प्रज्ञा जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो अपील हुई है ये अपील तो लगातार चल रही है, अब सार्वजनिक हुई है। और आपने जो आखिरी रात की बात की, ये इसको बोलते हैं हमारे यहाँ एक कत्ल की रात है। आज रात यानी कत्ल की रात। जा रहा है फिर तो। अब वो किसका होगा तो वो तो आप देखते हैं, कत्ल कोई ऐसा सचमुच वाला कत्ल नहीं होता, सियासी कत्ल भी हो जाता है। सियासी कत्ल। अगर आपकी सियासी कत्ल की रात है ये, तो हम्म। आप ये देखिए कि नड्डा जी का डिनर जो था, कई लोग मूंछ बना के बैठे हुए थे कि भाई पकवान खाएंगे, वो बेचारे रह गए भूखे। उसके बाद ये था कि चलिए कोई बात नहीं, नड्डा जी का चला गया तो प्रधानमंत्री के साथ कुछ भोज हो, अब वो भी जाता रहा। अब बताया गया कि बाढ़ आ गई है देश में और बड़ी चिंताएं हैं भारतीय जनता पार्टी को, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की लोगों की, और वहां सब चले गए हैं। और बाढ़ तो शायद बनारस में भी आई हुई है, बाढ़ तो इधर हमारे यहाँ मथुरा में, दिल्ली में भी चल रही है। हमें तो दिल्ली में भी कई जगह पानी भरा हुआ है, सांसदों का तो अता पता नहीं है। तो ये जो डिनर कैंसिल हो रहे हैं, इसका कारण अभी तक समझ में आम लोगों को नहीं आया है। हमें तो आ गया है, हमें तो पता है कि कई सांसद जो है संपर्क में ही नहीं आ रहे हैं, कई सांसद फोन ही नहीं उठा रहे हैं, कई सांसद जो है वो गायब हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी के कुछ बहाने हैं। तो ये हुआ कि भाई अगर लोग नहीं आएंगे तो और ज्यादा इंसल्ट होगी, तो लिहाजा कैंसिल कर दिया जाए। और आपने देखा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद को चाणक्य जी बधाई दे रहे हैं उनके जन्मदिन की, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को, तो हमको पहले भी दिए थे, हमारे हाथ में चोट थी इसलिए हमने जो है लाउड स्पीकर पर कर दिया, किसी बच्चे की गलती से वो वायरल हो गया। नहीं वो तो अब उनको लगा है कुछ पीछे से कुछ मामला हुआ होगा, इसलिए वो सफाइयां दे रहे हैं। बिना उनकी अनुमति के कैसे कोई रिकॉर्ड कर लेगा, उन्हीं के सामने खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे उनको क्या। आखिरी रात है, आज ही की रात, मतलब बिल्कुल भारी रात है, आज ही की रात, जो कश्मकश, जो तैयारियां जो होनी है वो आज ही की रात हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की तारीख में आपको कितने लोग साथ में दिख रहे हैं और कितने लोग साथ छोड़ चुके हैं, ऐसा दिख रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, ऐसा तो फॉर्मूला, ऐसा पैमाना तो किसी के पास भी नहीं है, कोई बता दे कि कितने लोग साथ हैं कितने छोड़ चुके हैं। यहाँ दोनों ही चीजें। बैक स्टेप ही ले लिया, बैक फॉरवर्ड आ गए, बीजेडी वोट ही नहीं करेंगे बोल दिया। प्रज्ञा जी देखिए, मैं अगर पहले आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए ना, एनडीए के सहयोगी दलों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं जो वोट करेंगे पक्ष में? भाई वो जो आपके रूडी जी हैं, उनके भी तो ग्रुप के लोग हैं, रूडी जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो कोई बीजू जनता दल के थोड़े ही हैं।
तो उनका जो ग्रुप है, वो जो लोग हैं, ये जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव लड़े थे, ये किधर देंगे वोट? चाणक्य जी बता नहीं पा रहे हैं कुछ। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुरली मनोहर जोशी जी ने बम फोड़ा है, जो वहां पे 30 साल से 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कई लोग सांसद हैं, कई लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कई लोग संघ के पुराने लोग हैं, वो भी तो चिंतित हैं। पहले तो उनकी बात करिए ना। एनडीए के लोग तो बाद में आएंगे। एनडीए के तमाम लोग जो हैं, वो तो अपना गुना भाग देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी ने कल अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। चिराग पासवान कह रहे हैं हमें 40 सीट दीजिए। वो जो दूसरे वाले भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं हमें 20 सीटें दीजिए। तो वहां तो सीटों के बंटवारे पे बात आ गई है। दूसरी चीजें जो आपके वेस्ट इधर आ जाइए यूपी में, जो यूपी के सहयोगी दल हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो विचार विमर्श कर रहे हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं हमारे 3 वोट हैं तो हमें और क्या मिलेगा, जो मिल गया हो तो हम खा पी गए। तो ये बार्गेनिंग चल रही है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही था। और क्या अगर ऐसा है कि राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू को ही कह दिया कि अभी तो आप उपराष्ट्रपति बनाइए और फिर आप प्रधानमंत्री बनिए, ऐसी क्या जल्दी है? तो क्या नायडू को क्या खराब लग रहा है क्या प्रधानमंत्री बनना? प्रधानमंत्री बनना किसी नेता के हो, अगर आप कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए और आपको लगता है कि आप बन सकते हैं, तो किसको दिक्कत है, परेशानी क्या है उसमें? जब देवगौड़ा जी बन सकते हैं तो नायडू भी बन सकते हैं। ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन अभी ये बात लोग का कुछ साफ नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये किस तरफ रहने वाले हैं। ना तो साफ नायडू तो की कल, तरफ से कुछ तरह की साफ आवाज तो आ रही है। अरे भाई प्रज्ञा जी, साफ तो कल होगा ना जब बैलेट बॉक्स में वोट डालेंगे। अभी साफ करके क्या करें, ढिंडोरा पीटेंगे? अरे भाई वो तो गुप्त मतदान होता है, तो गुप्त मतदान करेंगे ना, ढिंडोरा थोड़े पीटेंगे। ढिंडोरा तो पीट रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कि चाणक्य जी ने कह दिया है संजीव बालियान भारी बहुमत से जीतेंगे। जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ, वो रूडी जी जीत गए। तो ये तो जो ढोल पिट रहा है अभी, अब ढोल भारतीय जनता पार्टी तो ढोल भी नहीं पीट पा रही है। भारतीय पहली बार आपने नहीं देखा कि जो है साहेब जो है सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ गए। ये तो साहेब सबसे आगे वाली पे बैठते थे, अचानक सबसे पीछे वाली पे क्यों बैठ गए? ये बीच वाली सीट क्यों नहीं पसंद आती इनको? इनको दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली सीट क्यों नहीं पसंद आती? ये एकाएक पीछे क्यों चले गए? बहुत सारे सवाल हैं। राष्ट्रपति भवन से मिलने आप गए उसी टाइम, लगभग जिस टाइम उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने गए थे, तो उनकी तो ना कोई फोटो आई, ना कोई राष्ट्रपति भवन से ट्वीट आया। प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो भी आ गया, ट्वीट भी आ गई। तो क्या इस्तीफा देने के जो गए थे उस टाइम कैमरामैन छुट्टी पे था, फोटोग्राफर सो गया था, इनका पीआर सेक्शन कहां चला गया था? तो राष्ट्रपति भवन भी संदिग्ध दिखाता है अपने आप को। और उसमें सवाल ये हो रहा है कि क्या राष्ट्रपति इस्तीफा, और आप अगर कानून पढ़ेंगे, मैं बहुत बड़ा जानकार तो कानून का नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे ये है कि कानून में ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देते हैं तो वो अपने हाथों से लिख के राष्ट्रपति को इस्तीफा देने जाएंगे। चलिए, हो सकता है जब संविधान लिखा गया था तब टाइपिंग नहीं होगी या कंप्यूटर नहीं होंगे या दूसरा कोई सब, हालांकि उस टाइम पे भी टाइपिंग मशीन तो थी, लेकिन हम मान लेते हैं कि नहीं थे, अपने हाथ से देंगे। आज चलो टाइपिंग या प्रिंट आउट आप दे रहे हैं तो उस पर आप साइन करेंगे और अपने हाथ, खुद अपने हाथों से देने जाएंगे। और जब आप खुद अपने हाथों से देने जाएंगे तो वहां फोटोग्राफर भी होगा, वहां तमाम अमला होगा और तमाम राष्ट्रपति भवन के गवाह होंगे। ये कैसा इस्तीफा है कि वहां कोई है ही नहीं और वो जाके लड़ाई करके दे के आ रहे हैं? वो ये भी तो हुआ था ना कि भाई वो बैठे रहे, उन्होंने आधा घंटा इंतजार किया, किसी ने वो इस्तीफा लिया नहीं, फिर वो माने नहीं, फिर वो अड़ गए। वो भी तो, अरे इतना खेल हो गया राष्ट्रपति भवन में और किसी को सूचना ही नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। अभी तो ये भी तो बात होगी। वो आजकल कहाँ है? आप अगर कह रहे हैं कि वो एक फार्म हाउस में चले गए हैं तो वहां भी नहीं मिल पा रहे हैं वो लोगों से। क्यों भाई? वो तो बीमार है, उनका तो डॉक्टर से तो मिलवाना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर को भी नहीं मिलने दे रहे, उनके परिवार को भी नहीं मिलने दे रहे, तो क्या है राज? और ये क्या हो और रहा वाकई है? ये बड़ी अजीब बात है कि एक देश का उपराष्ट्रपति
कहीं लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहा है, विपक्ष के लोग उनको ढूंढ रहे हैं, उनके बारे में आप हम तमाम दिनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया से ना तो ये खबर देखने को मिल रही है और ना ही इस बारे में उनकी खुद की पार्टी के लोग कुछ बोलते हुए उनका हालचाल बताते हुए दिख रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। और जो आपने क्वेश्चन उठाया कि राष्ट्रपति भवन से एक तस्वीर तो आनी चाहिए थी जब उनका इस्तीफा हुआ था या फिर मुलाकात हुई थी। प्रज्ञा जी, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, ये गजट आया है गृह मंत्रालय से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई सूचना नहीं है। मैंने फिर कहा कि जितनी मैं कानून जानता हूं, अगर राष्ट्रपति भवन में कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी सूचना गृह मंत्रालय को दी जाती है और वो गजट में उसको छापता है। तो गृह मंत्रालय ने छाप दिया, राष्ट्रपति भवन ने क्या सूचना दी नहीं दी इसका हमें पता ही नहीं है। और ये कौन बताएगा, कंफर्म कौन करेगा? या तो स्वयं राष्ट्रपति जी करेंगी या खुद उपराष्ट्रपति करेंगे या वहां के वो तो तथ्य हैं वो करेंगे, कोई कैमरा करेगा, कोई फोटोग्राफर करेगा, कोई ट्वीट करेगा। अब जब कोई बता ही नहीं रहा तो कौन करेगा? अगर गृह मंत्रालय का गजट ही, अगर गृह मंत्रालय का, नहीं प्रज्ञा जी, नहीं मैं ये कह रहा हूं, अगर गृह मंत्रालय का गजट ही साबित करेगा कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है तो गृह मंत्री जी पे तो कई सारे सवाल पहले भी उठ चुके हैं, वो तो कई सारी चीजों को जुमला बता चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बाद में इसको भी कह देंगे अरे ये तो जुमला था, हमने मजाक कर दिया था, क्योंकि और कहीं तो सबूत है नहीं। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन जाना तत्काल सबको पता लग सकता है, ये मीटिंग भी गुपचुप हो सकती थी, इसकी भी जरूरी जानकारी नहीं थी कि लोगों को जानकारी दी जाए, फिर क्यों दी गई ये जानकारी? तस्वीर है स्क्रीन पर, कल शाम की तस्वीर है ये, मैंने जी मैंने ट्वीट देखा है। किया है कि सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी कल देर शाम देश की राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए तो राष्ट्रपति भवन का कैमरामैन यानी फोटोग्राफर वहीं था। बाद में फोटो जारी भी की गई, लेकिन जिस दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे वहां फोटोग्राफर आखिर क्यों नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि धनखड़ राष्ट्रपति भवन गए ही नहीं थे? बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे सवाल है केपी मलिक सर, और आपकी तमाम ट्वीट्स आज हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपने बहुत सारे सवाल जो खड़े किए, इस पर आज देश की मीडिया भी बात नहीं कर रही है। आज मतलब इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, और ये इतनी बड़ी बात है। मैं आपका दूसरा ट्वीट भी पढ़ देती हूँ। किस खतरे की बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़? उनका एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें उन्होंने एक बात कही है, वही आपका ट्वीट है जिसपे आप लिख रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ऐसा क्या महसूस हुआ कि उन्होंने कह दिया कि मैं पहले ही उन खतरनाक चुनौतियों का भुक्तभोगी हूं जो मुझे अपनों से मिली है और जिनका कोई तार्किक आधार भी नहीं है और उसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते, जो राजकाज से जुड़ी हुई हैं, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है। इन चुनौतियों का मैं खुद शिकार हुआ हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जगदीप धनखड़ को किसी अनहोनी की आशंका पहले से ही हो गई थी और क्या इसी कारण उन्होंने पहले से ऐसा बयान देकर संकेत देने की कोशिश की थी? जो अपनों से मिलती है, ये वो जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते, जिसका तार्किक आधार नहीं है, जिसका राष्ट्र विकास से संबंध नहीं है, जो राजकाज से जुड़ी हुई है, इन चुनौतियों का मैं स्वयं शिकारी हूँ, भुक्तभोगी हूँ। किसके शिकार, किस चीज के शिकार खुद जगदीप धनखड़ हो गए, जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनसे अपना तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। मतलब इनकी तो कमर भी झुक गई थी, तकलीफ थी शायद कमर में कुछ। प्रज्ञा जी, आपको याद होगा कि आपके चैनल पे भी मैंने कहा था, और इनकी एक मिमिक्री हुई थी पार्लियामेंट में, किसी सांसद ने की थी, और इन्होंने कहा था कि एक जाट का और एक किसान परिवार के व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया है। तो उस दौरान जब हमारी आपकी डिबेट थी तो मैंने ये कहा था कि इनकी किसानियत तब कहाँ चली गई थी जब 13 महीने देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे और 750 किसान मर गए थे। तब इनका जाटपना कहाँ गया था जब भी जाट की बेटियों को दिल्ली पुलिस बूटों से कुचल रही थी, तब इनका जाट नहीं जागा। तो ये जाट नहीं है। देखिए, जाटों में तो मैंने जुमला उस दिन भी कहा था कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट हमारे समाज के किसी काम का नहीं है। आज वही बात है कि ये समाज के किसी काम के नहीं है, लेकिन इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त थे। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अंधभक्त के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना जताता है कि अब तमाम लिमिट क्रॉस हो सकती हैं। इससे बड़ा अंधभक्त तो हो नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का।
उसके बावजूद इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है वो रहस्यमयी है। रहस्य क्या है वो आज तक बाहर नहीं आ पा रहा है। जी। अच्छा, पिछली बार 346 वोटों से हराया था जगदीप धनखड़ जी ने विपक्ष को। अब क्या लग रहा है, क्या ये आंकड़ा कम होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये भी हो सकता है कि भाई एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो हार जाएं, लेकिन संभावना है उसकी, कोई आशंका की जा सकती है, ऐसा कंफर्म तो नहीं है। लेकिन अगर वो जीतते भी हैं तो अंतर तो बहुत कम होगा। संख्या तो देखिए इनके पास ज्यादा है, 425 एनडीए के पास आज जो है। देखिए संख्या इनके पास बहुत ज्यादा है, संख्या इनके पास खूब सारी है, ये आराम से जीत सकते हैं। लेकिन डरे हुए क्यों हैं? बिल्कुल सही बात है। ये डरे हुए क्यों हैं? और विवेक के आधार पे वोट डालने की बात अगर हो रही है, विवेक के आधार पर अगर गुप्त दान होगा तो घर के ही लोग कई बार बाहर वोट कर देते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। तो कहीं उसी से तो नहीं डरे हुए चाणक्य साहब और साहेब? यही तो खतरा है। इसीलिए तो आपने लोगों का खाना पीना जो है कैंसिल कर दिया, इसीलिए तो आप सबसे पहली कुर्सी पे बैठ गए, इसीलिए तो आप बिहार में रथ का पहिया घुमा रहे हैं मां के नाम पे, इसीलिए तो चाणक्य जी को हटा दिया। चाणक्य जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो खुद मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। कई सारे कारण हैं, इसीलिए तो आप जो है धनखड़ को नहीं बोलने दे रहे हैं, इसीलिए तो धनखड़ को सामने नहीं आने दे रहे हैं। एक सवाल नहीं है, अनेकों सवाल हैं, जवाब कोई नहीं है, बस ये चिंता है। जी। तो इतना डर किस बात का है? अब इनके पास संख्या भी है। ये सवाल बिल्कुल सही है, हमको इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। केपी मलिक सर, एक बात कह दी सुदर्शन रेड्डी जी ने कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करिएगा। ये सोल के, भारत के सोल का यानी कि अंतरात्मा का चुनाव है। तो अब इनको इतनी तिलमिलाहट क्यों? इनके पास पूरी संख्या है, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा संख्या है। उसके बाद रविशंकर प्रसाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और उनको बताना पड़ गया कि अंतरात्मा, बस उन्होंने मुंह से ये नहीं कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट मत करना दोस्तों, लेकिन उन्होंने बाकी सब कुछ कह दिया। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप सुदर्शन रेड्डी जी की बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है और वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो लड़ाई आंध्रा और तमिलनाडु से शुरू हुई थी उसने बहुत ही राजनीतिक मोड़ ले लिया। और उसका कारण मैं पहले भी आपके चैनल पे बता चुका हूं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, चंद्रबाबू नायडू को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने जब जगन रेड्डी को फोन किया तो तब चंद्रबाबू नायडू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको लगा कि अब ये मुझे बलि का बकरा बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर स्टेप लिया। और चर्चाएं जो राजनीतिक गलियारों में आज भी दिल्ली में घूम रही हैं कि ये जो सुदर्शन रेड्डी जी उम्मीदवार बनाए गए हैं, ये चंद्रबाबू नायडू की ही पसंद है, उन्हीं की सहमति से इनको लाया गया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक हथौड़ा मारा था, उस हथौड़े पे बड़ा हथौड़ा चंद्रबाबू नायडू ने मारा है। शेर को सवा शेर वाली स्थिति कर दी है। अब इनको जवाब देते बन नहीं रहा है। जो इन्होंने दांव चला था कि मजबूर होके जगन रेड्डी को भी वोट देना पड़ेगा, केसीआर को भी वोट देना पड़ेगा। साउथ की केपी मलिक सर की चंद्रबाबू नायडू इनके पक्ष में वोट नहीं करते हैं, वो अपनी भाषा, अपने राज्य और हर तरीके से सुदर्शन रेड्डी का सम्मान करते हैं और उनकी तरफ जाते हैं, उनके पुराने मित्र भी हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा? संख्या तो इनके पास पहले ही है, तो भी क्या बिगड़ जाएगा इनका एनडीए? नहीं बिगड़ेगा। देखिए बिगड़ने की बात की है। मैंने आपको क्या कहा कि देखिए या तो जीत जाएंगे, और अगर नहीं जीतते हैं और एनडीए का ही कैंडिडेट जीतता है, उसमें आपको फासला कम हो जाएगा। उससे क्या है, विपक्ष का मोरल हाई हो जाएगा। विपक्ष का मोरल हाई हो जाएगा तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। या उससे पहले अगर एनडीए या भाजपा घबरा जाती है तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को चिट्ठी दे सकते हैं कि भाई आप जो है मिड टर्म पोल कराइए और मुझे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो बहुत सारी रणनीति हो सकती है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बातें हैं, हमें आज तत्काल में बात करनी चाहिए। जो परिस्थितियां हैं, आज परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल होते हुए भी अनुकूल दिखाई नहीं दे रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास बहुमत है, पूर्ण बहुमत है और आज वो जीत की स्थिति में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल फिर खड़ा ये हो जाता है, तो घबरा क्यों रहे हैं फिर? बिल्कुल, अगर आपके पास सब कुछ है तो आप घबरा क्यों रहे हैं?
तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है और आप तमाम जो है बहाने लगा के लंच और डिनर कैंसल कर रहे हैं और सांसदों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लेकिन वो भी सामने नहीं मैंने होगा। ज़िक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, आपके सामने मैंने ज़िक्र किया था पीछे हरक सिंह रावत का। अगर हरक सिंह रावत का डर निकल सकता है, राजीव राय का डर निकल सकता है, तो बहुत सारे ऐसे एनडीए और भाजपा के भी सांसद हैं जिनका डर निकल चुका है। और डर तो मुरली मनोहर जोशी का भी निकल गया है। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए किसी को शुरुआत करनी थी और वो जो है मुरली मनोहर जोशी ने घंटी बिल्ली के गले में बांध दी है। अब घंटी को बजाने वाले लोग एक-एक, दो-दो करके आने शुरू हो जाएंगे। संजय जोशी जी की हिम्मत डायरेक्टली नहीं पड़ रही थी घंटी बांधने की और मोहन भागवत जी घंटी बांध नहीं पा रहे थे, तो उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो घंटी बांध दे, तो वो घंटी बंध गई है। अब घंटी बंध गई है, तो ये 17 तारीख को घंटी टन टनाटन करेगी कि भैया आप भी 75 साल के हो गए हैं और जोशी जी को इसीलिए हटाया था कि वो 75 साल के हैं, लेकिन दिमाग तो उनका काम बहुत अच्छा कर रहा है अभी। हो सकता है वो थोड़ा उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना कर रहे हो, लेकिन दिमाग तो उनका बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज तक तो हमने सुना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे विद्वान और ऐसे अर्थशास्त्री होंगे जिन्होंने 70 पेज की रिपोर्ट बनाई हो। 70 पेज की रिपोर्ट बनाना, उसको प्रस्तुत करना, उस पे जो है बोलना, उस पे डिस्कशन करना, ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता ही कर सकते हैं। ये बिल्कुल। आजकल के जो आपके एक रात आज पहले क्या देख बोलिए बोलिए। नहीं, आजकल के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, निशिकांत दुबे हों, तमाम इनके जो आजकल प्रवक्ता हैं वो हों, वो तो 3 पेज की रिपोर्ट नहीं बना पा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज की रात आप चुनाव से प्रताप रूडी ने निशिकांत दुबे को एकदम धर के रेल दिया, जैसे कहते हैं ना, बहुत बस नाम नहीं लिया था, लेकिन आप समझ लीजिए ना, पूछ ही लिया। तो आप इसके मायने समझ लीजिए कि बिल्ली के गले में जैसे मुरली मनोहर जोशी ने घंटी बांधी है, अब तो राजीव रूडी ने भी बांध दी ना। तो राजीव प्रताप रूडी भी तो मोर्चा खोल के आ गए हैं ना। भाई चाणक्य ने उनको हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और उसके बावजूद चाणक्य उन्हें नहीं हरा पाए। और जिस प्रकार का लूज टॉक उनके लिए किया गया था, इतनी सम्मानित संस्था है जहां पे देश के, उसका नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उस सम्मानित संस्था को आप दलालों का अड्डा बता रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट करना निशिकांत दुबे जी को भारी पड़े हैं और वो खुद तो डूबे डूबे, उन्होंने तो चाणक्य को भी डुबा दिया। उन्होंने तो चाणक्य को डुबा दिया और उसके बाद भी बयानबाजी करें कि देखा सोनिया गांधी तक को वोट डालने आना पड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट डालने आना पड़ा। वो ये नहीं बता रहे कि चाणक्य जी को भी आना पड़ा और चुनाव हार गए, वो ये नहीं बता रहे। तो इसलिए परिस्थितियां अनुकूल उतनी नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमें तो बड़े नुकसान, प्रतिकूल है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बहुत ज्यादा हालत खराब है। घबराहट इसीलिए, तिलमिलाहट इसीलिए है, इसलिए सुदर्शन रेड्डी ने जैसे ही ये बात की अपील करी कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करिएगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। और ये बस यही मैंने कहा ना, सिर्फ यही नहीं मुंह से निकला कि अंतरात्मा की आवाज पर गुरु वोट मत करना, बाकी उन्होंने जो कहना था बंद शब्दों में सब कुछ कह दिया। लेकिन ठीक एक रात पहले केपी मलिक सर, जिनके पास सब कुछ जानकारियां होती हैं, आपके सूत्र बिल्कुल भीतर तक हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ठीक एक रात पहले क्या होने जा रहा है केपी मलिक सर? कितने साथ हैं, कितने साथ छोड़ दिए? देखिए प्रज्ञा, मैं एक चीज आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूं और पिछले 6 से 8 महीने से कह रहा हूं कि 3 दर्जन सांसद हैं जिन्होंने बिगुल इनके खिलाफ बजाया हुआ है। बाप रे बाप। 3 दर्जन कम नहीं होते हैं। लेकिन आज फिर मैं ये भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि इनका उम्मीदवार हार ही जाएगा। हार जीत तो अलग बात है, लेकिन आपको वोट फीसद बहुत गिरता हुआ दिखाई देगा और उसका नतीजा ये होगा कि इनको फील हो जाएगा कि हमारी जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है और उससे ये बैकफुट पे जाएंगे। उसके तमाम कारण है पार्टी के अंदर भी। आप जो देख रहे हैं, आपकी विदेश नीति हो, आपकी देश नीति हो, आपकी अर्थ नीति हो, तमाम नीतियां आपकी ध्वस्त हो गई हैं। और जो विदेश नीति के आपके कार्यवाहक थे, जो आपके ध्वजवाहक थे, जो आपका झंडा लेके चल रहे थे, वो गायब है। चीन आप ले नहीं गए उनको, तो आप चीन क्यों नहीं ले गए उनको? दूसरे वाले जो आप बात कर रहे हैं कि आप गडकरी को घेरने की बात कर रहे हैं इथेनॉल पे, जो इथेनॉल के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो कहाँ हैं? वो कब गायब होंगे? तो ये इस तरह की परिस्थितियां पार्टी के अंदर से सवाल पूछ रही हैं।
परिस्थितियां पे जो परिस्थितियां उस पे अंदर से सवाल आने शुरू हो गए हैं। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के हैं भाई, उन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में और संघ में लगाया है, वो सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी नहीं पूछ रहे हैं। राहुल गांधी तो वोट चोरी का पूछ रहे हैं बिहार में, और वहां आप कह रहे हैं मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। अब बताइए, इनकी माँ को गाली दे रहे हैं लोग बिहार में जाके, या और वो बिहार बंद करवा रहे हैं। भाई गुजरात बंद कराइए, दिल्ली बंद कराइए, है, और आप कह रहे हैं कि भाई हम जो है। अब सुनी तो ना बिहार के लोगों ने सुना ना, बिहार के नहीं, मतलब खैर चलिए, सुन तो खैर कोई नहीं रहा ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सुना गया ना, अब लोग सुन रहे हैं ना, इनके खुद के सांसद सुन रहे हैं ना, सहयोगी दल सुन रहे हैं, एक एक करके छिटकते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बड़ी लंबी डिबेट हो गई, हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।